पॉलिटिकल थोड़ा ज़्यादा है और इस पे बार बार चर्चा होती है, इसलिए जानना। राहुल वर्मा, इस देश में 20 परिवार हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की राजनीति को कंट्रोल करते हैं। 20 फैमिली गिन लीजिएगा, जो पिताजी से, दादाजी से लेके नाती पोता तक चल रही हैं। और INDIA में आप देखिए तो आपको झड़ी दिखेगी, प्राइवेट लिमिटेड टाइप की। उसी की तरफ वो इशारा कर रहे थे। और चूंकि अब चुनाव सामने खड़ा है तो उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इस पर इस बार हार्प होगा। राहुल वर्मा, मैं 3 बातें इस पे जोड़ना चाहता हूं नीरज जी। पहली बात तो आज जो प्राइम मिनिस्टर का हाव भाव था, उन्होंने एक तरह से ये कहने की कोशिश करी कि मैं हमारे सरकार में जिन योजनाओं का शिलान्यास होता है उसका उद्घाटन भी हमारे ही कालखंड में होता है। तो एक तरह से उन्होंने शायद कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करने की कोशिश की कि हम अगली बार भी सरकार में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 15 अगस्त को जब अगली साल भाषण दूंगा तब मैं आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में भी बताऊंगा कि हमारी सरकार की उपलब्धियां क्या रही। अब इसे अलग अलग ढंग से लिया जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि वो अपनी पार्टी, अपने कार्डर्स और इन सबको एक तरह से कॉन्फिडेंस का मैसेज दे रहे हैं, एक मजबूती से चुनाव में जाने के लिए कह रहे हैं। और दूसरा, कुछ लोग इसे इस तरह से भी कहेंगे कि सामने विपक्षी गठबंधन बन रहा है, शायद भाजपा में कुछ घबराहट होगी और एक ओवर कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज जो मुझे, और मैं परिवारवाद के क्वेश्चन पे आपसे ये पिछले साल भी 15 अगस्त 2022 में भी प्रधानमंत्री ने इन्हीं 2 तुष्टीकरण इस बार उन्होंने जोड़ा है। पिछली बार भी उन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बोला था कि ये 2 सबसे बड़ी बीमारियां हैं आजाद भारत की। तो एक तरह से वो पिछले साल से ही ये मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब 2024 के चुनाव में जाएगी तो ये 2 बड़े मुद्दे होंगे जिसपे वो विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। और वो ठीक बात भी है, आप विपक्ष में कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। विपक्ष इस समय यूनाइट होने की कोशिश कर रहा है और उस यूनिटी को आप एक तरह से सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 2 बातें जोड़कर। मुझे जो एक चीज मैं चाहता था कि आज प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, क्योंकि ये एक तरह से उनका सेकंड टर्म खत्म होने का लास्ट रेड फोर्ट से भाषण था, लाल किले से भाषण था। उन्हें ये जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन्हें आज बतानी चाहिए थी। आज योजनाएं गिनाने का समय नहीं था, क्योंकि अब आप चुनाव में जा रहे हैं। जनता को आपको ये भी बताना चाहिए कि आपने 5 सालों में क्या हासिल किया, कहां पे फेल हुए। और ठीक है, आप साथ में योजनाएं भी बताएं कि आने वाले समय में देश का क्या होगा, आपकी सरकार जब आएगी तो वो क्या करेगी। पर आप जब चुनाव में वोट मांगते हैं तो आप सिर्फ विपक्ष की कमियां गिनाकर वोट ना मांगे, आप अपने परफॉर्मेंस पे भी वोट मांगे। अब आपकी सरकार 10 साल रह चुकी है और 10 साल में भारत ने क्या खोया, क्या पाया, इसका भी हिसाब उन्हें देना चाहिए था। जी संजय जी, कैसा लगा आपको भाषण और आपने क्या मेकआउट किया? मेरे ख्याल में मैं राहुल वर्मा जी की बात से थोड़ी मतभिन्नता रखूंगा। उन्होंने परफॉर्मेंस की, जब उन्होंने कहा कि 14 में जीत करके आए थे तो हमने प्रोमिसेस कुछ किए थे, 19 में परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम जीते और हमारी संख्या बढ़ी, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात करी। उसमें एक नई चीज उन्होंने ऐड करी कि ब्यूरोक्रेसी हमारा आम है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी को बहुत सारे समय में एक चीज और भी है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी की चर्चा नहीं होती, बहुत सारे समय में उनको गालियां भी पड़ती हैं। तो सेना के या अर्धसैनिक या किसी भी तरह के हमारे सशस्त्र बल के मोरल बढ़ाने के लिए बहुत बार चर्चा हुई। इस बार उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स की चर्चा करी कि वही हमारे आर्म है जो जगह जगह जाकर के जिस 140 करोड़ परिवार के लोग जिनकी आप चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री, बार बार इस बार उन्होंने थोड़ा इसको डेविएट किया, 140 करोड़ मेरे परिवार के सदस्य, इस चीज को उन्होंने बार बार रेफर किया। और साथ में ये भी कहना कि मैं आपके बीच का हूं, कठोर परिश्रम कर रहा हूं और आगे लेकर के जाऊंगा। जब वो आगे की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने उसी बेसिस पे, जैसे 19 में 5 साल का हमारे परफॉर्मेंस का आपने लेखा जोखा पे किया, चूंकि इंडिकेशन वो था कि अगला बार जब हमें आप करेंगे तो हमारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही करेंगे। स्पीड और स्केल वाली जो बात है, जिसमें उन्होंने नए संसद का एक जिक्र किया कि नए संसद भवन का हुआ, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप उसमें कहते हैं, जो विजन की बात है, 2047 की बात बार बार
पहले भी कहते रहे, आज भी उन्होंने हर बार इस चीज को जताया। अब सरकार में भी किसी से बात करेंगे तो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनमें जब भी ये चर्चा होती है, प्रधानमंत्री जितनी भी मीटिंग्स करते हैं उसमें वो 2047 को लेकर के करते हैं। क्या इस तरह के रोजगार की हमें जरूरत है, या जो स्कीम बन रही है ये स्कीम हमें कहाँ पे लेकर के जाएगा, ये क्या उस माइलस्टोन की तरफ जा रहा है, या आगे की हमारी जरूरतें जो होंगी उसको वो पूरा करेंगे कि नहीं। और ये से नया जो वर्ल्ड ऑर्डर होता है, तो नए वर्ल्ड ऑर्डर में अगर आप परफॉर्म नहीं करें, जिस पर चेंज्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें और उसमें हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो वो हमें कहाँ पे लेकर के जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट कार्ड देखिए, जनता जो वोट करती है केवल रेटरिक के बेसिस पे नहीं करती। मोदी का जो वोट हो रहा है, जिसे राक्षस अभी कहा गया कांग्रेस के द्वारा कि जो वोट करते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो राक्षस है। तो जो राक्षस मान लीजिए कि 30 करोड़ जनता पिछले बार थी, वो राक्षस जो है वो डिलीवरी के ग्राउंड पे वोट करे। कि मैंने स्वयं देखा है कि बुजुर्ग औरतें हो, महिलाएं हो या यंगस्टर्स हो, वो मोदी को एक तरह से अपना भगवान मानती हैं, जो अभी के लिए नहीं उनके जनरेशंस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में वो जो चीज है, उस चीज को जब वो साथ लेकर के आते हैं। और एक वो जो महिलाओं का है, आंगनबाड़ी महिलाओं का, आंगनबाड़ी महिलाएं मतलब ग्रास रूट लेवल पे काफी काम करती हैं, उनके बारे में बहुत सारे समय में बात कही जाती है। लेकिन देखिए, उन्होंने जो बिंदु उठाया, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन पे। अब ड्रोन आप जानते हैं कि एक नई तरह की चीज है, और जहां भी ड्रोन उड़ाया जाता है, यहाँ पे शायद आप ऊपर उठा करके नजर नहीं देखते, लेकिन आप गांव में, कस्बों में और कहीं गलियों में चले जाएंगे तो वहां पे महिलाएं अगर ड्रोन की ट्रेनिंग से ड्रोन उड़ाएंगी और कुछ और करेंगी, तो निश्चित रूप से काफी सारा अटेंशन उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अटेंशन अट्रैक्ट होने से कई चीजें ट्रांसफॉर्म होती है ग्राउंड के लेवल पे। दूसरी चीज ये है कि जब आप इस चीज को पूरे को अगर आप समाहित करके देखेंगे, तो नई योजनाएं जनरली हर बार वो होती है विश्वकर्मा जयंती पे, आपने सही कहा, उस समय तक हमें इंतजार करना चाहिए। अगला बजट भी आएगा, कई बार ये होता है कि कुछ चीजें यहाँ कही जाती है, फिर बजट वहां से आता है। जी संजय जी, इस इकोनॉमिक वाले परिप्रेक्ष्य में दोबारा आता हूँ एक बार। एक चीज मैं और कह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, मोदी की एक और बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी स्लाइडिंग और दुनिया जहान को लेकर के। तो उन्होंने ये जो त्रिवेणी कहा ना, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी, वो खुद कहते रहते हैं। तो उसके माध्यम से उन्होंने अपने क्रिटिक को भी, जो लोग हैं उनको इस त्रिवेणी के माध्यम से जवाब देने का कोशिश किया। जी हर्षवर्धन जी, बिल्कुल इस पूरे